पंचायत क्या मतलब है पंचायत से? ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो अब देखो, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना हमारे देश का, ठीक है। संविधान में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल थे जहाँ पे समय समय पर अलग अलग जगह पर लोकल लेवल पर जो है वो पंचायत की बात कही गई, ठीक है। लेकिन संविधान बनते टाइम, उस टाइम पे एक कोई प्रॉपर आर्टिकल, कोई प्रॉपर पोर्शन हमारे संविधान के अंदर नहीं था, ठीक है। तो अब ये कि जब हम कहते हैं कि केंद्र में केंद्र सरकार होनी चाहिए, राज्य में राज्य सरकारें होनी चाहिए, तो जो एकदम ज़मीनी स्तर है, गांव है, आपका शहर है, वहाँ पर भी तो कुछ इसी तरह की सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो गांधी जी थे वो ये कहते हैं कि अगर गांवों का विकास हुआ तो ही आप समझना कि आपके देश का विकास अच्छे से होगा, ठीक है। जब तक आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, वही अच्छा नहीं होगा, तब तक आप स्टेट सेंटर में आप कितना ही अच्छे सिस्टम ले आओ, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कि लोकल स्तर पर जो है वो लोकल लेवल पर जो है वो आपका प्रशासन अच्छा होना चाहिए। अब ये कि लोकल लेवल पर प्रशासन होना चाहिए तो उसमें लोग कौन होने चाहिए? आप ही के लोग, वहीं के रहने वाले लोग, ठीक है। उन्हीं के द्वारा जो लोग हैं वही अपने आप को क्या करे, रन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जा रहा है और वो पंचायत को रन कर रहा है, ग्राम पंचायत में गांव को चला रहा है। नहीं, गांव के लोग अपने ही द्वारा, लोगों द्वारा क्या है वो शासित होना चाहते हैं, क्योंकि गांव की ज़रूरत है, ठीक है। लोकल लेवल की ज़रूरत है आपके स्टेट और सेंट्रल की ज़रूरत से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। हो सकता है कि जो कानून, जो पॉलिसी आपके राज्य सरकार, राज्यों के लिए उचित है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके गांव के लिए भी उचित हो, ठीक है। हर गांव की डिमांड अलग होती है, हर गांव का जो है वो स्तर जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो संविधान बनते समय ओरिजिनली इस बात पर जो क्या है फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। इससे पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो थी वो भी हिचकती थी कि हम लोकल लेवल पर लोगों को पावर न दें, ठीक है। अब जैसे ये अगर बॉडी आती है तो क्या होगा, आपको पावर देने होंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से शक्तियों का विभाजन हो जाता है। और ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे कि सारा का सारा पावर क्या है, हमारे हाथ में रहे, ठीक। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, कभी उन्होंने पावर दिए, कभी उन्होंने पावर नहीं दिए, ठीक है। और इवन आज़ादी के बाद भी जितने भी आपके राज्य सरकारें थी वो भी कतराई कि लोकल लेवल पर जो है इस तरह की बॉडी का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कुछ पावर जो है, कुछ शक्तियाँ जो है क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि शुरुआती टाइम में हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न जो है वो नहीं था। हाँ, अलग अलग जगह पर बात कही गई थी, लेकिन एक सिस्टमैटिक रूप से इसका शेप नहीं था, ठीक। लेकिन इसके बाद संविधान में अलग अलग जगह पर अलग अलग कंटेक्स्ट में कही गई कि एक लोकल शासन जो है वो भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ जितने भी सिस्टम है, चाहे जुडिशरी का सिस्टम हो, चाहे सरकार का सिस्टम हो, ठीक है, हमने देखा कि सब में एक क्या है, एक हायरार्की बनी हुई है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला हाई, जैसे मान लीजिए जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका हाई कोर्ट, उसके बाद आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो उसी तरह से सरकारों के अंदर ये विभाजन क्यों नहीं होना चाहिए, ये विकेंद्रीकरण क्यों नहीं होना चाहिए, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके बाद आपकी लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात उठी। तो अब इसके लिए सबसे पहले अगर देखा जाए इस तरह का कोई प्रोग्राम, सबसे पहले ये प्रोग्राम 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आज़ादी के बाद पहली बार ये प्रोग्राम चलाया गया था लोकल लेवल पर। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि पहली बार
कम्युनिटी लोकल लेवल पर अगर कोई प्रोग्राम था रन किया तो वो कौन सा प्रोग्राम था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था कि जो लोकल स्तर की जो डिमांड है, लोकल लेवल पर जो लोगों की मांग है, उनकी समस्या है, तो उनको निपटाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके जितने भी मुद्दे हैं उनको देखने के लिए हमने क्या किया था, हमारे देश की सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था पहली बार, जब पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ नहीं था। ठीक है, जब पंचायत सिस्टम नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम का जो काम है, जो नेचर है, वो कुछ कुछ पंचायत से मिलता जुलता था। ठीक है, तो अगर यूँ कि टूटा फूटा पंचायत से पहले अगर कोई पंचायत जैसा सिस्टम कभी आया था तो आज़ाद भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तौर पे ये प्रोग्राम लाया गया था। देखो, संविधान के अंदर, ठीक है, या भारत के आज़ाद होने के बाद ये पंचायत सिस्टम हमारे यहाँ शुरू से नहीं था। ये काफ़ी बाद में संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको काफ़ी बाद में इसको जोड़ा गया और सबके लिए ये कंपलसरी किया था कि पंचायत होना चाहिए। नहीं होने के पीछे का रीज़न क्या है कि शक्तियों का विभाजन हो जाना, और स्टेट किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगा कि कोई उससे उसकी थोड़ी सी भी पावर को छीने, थोड़ी सी भी पावर को ले। अगर लोकल लेवल पर अगर कोई पंचायत नहीं होगी, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होगी, तो उस बॉडी का सारा काम, कंट्रोल आपकी किसके पास होगा? राज्य की सरकारों के पास होगा। और राज्य सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि वो पावर किसी भी तरीके से हमसे ले। तो ये पंचायत बहुत मुश्किल से मशक्कत करने के बाद में ये सिस्टम लाया गया है। आप सोचो, ये बहुत, मैं कहूँ कि शर्म की बात बोलो या फिर कुछ भी बोलो, कि एक कहते ना कि आधारभूत, हमारे यहाँ आधार बाद में बना, राज्य सरकारें बन गई, केंद्र सरकारें बन गई, लेकिन गांव और शहर के अते पते ही नहीं है, फाउंडेशन का अता पता ही नहीं है ना। हमारे देश की ये कहो एक ड्रॉबैक कह सकते हो कि ये चीज़ हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी कि हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, जो बेस है उसको मजबूत नहीं करते। इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के सेक्टर हैं, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? एकदम निचला सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया? आपका मैन्युफैक्चरिंग जितना भी है। और तीसरा क्या हो गया? आपका टर्शरी सेक्टर, सर्विस, सेवा से संबंधित। तो आप देखोगे कि आज की तारीख में हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, आईटी सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मात्र 16% ही अभी तक वो ग्रो कर पाया। मतलब हमारे देश का टारगेट है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को 16 से 25% तक करना है, लेकिन हम नहीं कर पाए। आप सोचो ना कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे ना तो हम इक्वली ग्रो करेंगे। आप देखो, आईटी सेक्टर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही हूँ, उत्पादन, है ना। तो जो अपर लेवल है वो हमारे यहाँ पहले डेवलप हो जाते हैं, या हम यूँ कहें कि हम उनको ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और जो फाउंडेशन है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पंचायत बहुत बाद में आया है, पहले आया ही नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह का प्रोग्राम क्या हो गया आपके 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम चलाया था। ठीक, अब इसके लिए कि ये प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके लिए इस प्रोग्राम की जांच करने के लिए, इस प्रोग्राम को क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहली बार 1957 में एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और उस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय कमेटी का गठन किया गया। इस प्रोग्राम की रिपोर्ट के लिए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले इस प्रोग्राम को क्या करा, उसको अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, और लोकल लेवल पर किस तरह का सिस्टम होना चाहिए उसके लिए कुछ सुझाव पेश किए थे। ठीक है, इन्होंने
इस कमेटी ने कहा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि शक्तियों को बांटिए, ठीक, कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो होना चाहिए, ठीक। इन्होंने ये कहा अपनी कमेटी की रिपोर्ट में, इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो लोकल लेवल पर जो पंचायत सिस्टम है वो 3 स्तरीय, 3 टायर सिस्टम जो है वो पंचायत में होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम, ठीक है। पंचायत जो है वो आपका 3 स्तरीय सिस्टम जो है वो लागू होना चाहिए देश के लिए, देश में, और ये इस कमेटी ने सुझाव दिया था। 3 टियर से मतलब है कि एकदम ग्राउंड लेवल पर क्या होगा आपके, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा से ऊपर आपके आ जाएगा पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, ठीक है। उसके ऊपर आपका आ जाएगा जिला स्तरीय, ठीक है। क्या होगा, जिला परिषद, ठीक। यानी कि ये 3 टियर सिस्टम जो है वो पंचायत के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि 3 स्तरीय व्यवस्था जो है वो हमारे देश में होनी चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट के अंदर। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया। नेक्स्ट, देखो ये जो सारी कमेटियां है, ठीक है, इन कमेटियों ने क्या किया है, समय समय पर सुझाव दिया कि पंचायत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इसके अंदर इतने स्तर होने चाहिए, इतने स्तर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, और संविधान बना, तो संविधान में कोई भी उस टाइम पे एक प्रॉपर कोई आर्टिकल, कोई भाग, कोई अनुसूची उस वक्त मौजूद नहीं थी जो एक रूप से, समान रूप से हर स्टेट के ऊपर लागू हो, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि देश में पंचायत सिस्टम होना चाहिए, तो उसको मानना नहीं मानना क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो किसी स्टेट ने माना तो किसी स्टेट ने नहीं माना। तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट था जहां पर पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायत व्यवस्था को स्थापित किया गया था, ठीक। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था पहली बार, देश में पहला राज्य था राजस्थान जहां पे पंचायत व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के बाद काफ़ी सारे स्टेट ने क्या किया, इसी पैटर्न को क्या किया, फॉलो किया। लेकिन तब तक भी सारे स्टेट में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी समान रूप से, किसी ने लागू किया, किसी ने लागू नहीं किया। ठीक, किसी ने लागू किया तो किसी ने लागू, बिल्कुल। और उस समय उद्घाटन करने कौन आए थे, नेहरू जी आए थे। तो क्या हुआ कि आर्टिकल नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था, तो सबने अपनी इच्छा से, किसी ने करा तो किसी ने नहीं करा। तो राजस्थान ने किया, राजस्थान के बाद में राजस्थान को देखकर कुछ और स्टेट ने भी किया, लेकिन सभी स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं था। कोई कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, किसी ने किया है तो अच्छे से वो रन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, राज्य सरकार टाइम पे इलेक्शन नहीं करवा रही है,
ठीक है, वहाँ के लोगों को पावर नहीं दे रही है, एक तरह से एक सिस्टमैटिक पैटर्न बिल्कुल नहीं था। तो उन पैटर्न की कमियां निकालने के लिए ही समय समय पर कुछ कमेटियों का गठन हुआ था। ठीक, उसमें से पहली कमेटी हमने पढ़ी बलवंत राय मेहता कमेटी, उसने पुराने वाले प्रोग्राम को भी स्टडी की और जो मौजूदा हालात थे उनको भी स्टडी किया। तो उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया कि पंचायत जो है वो 3 स्तरीय व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अब उन्होंने सुझाव तो दे दिया, अब जिन जिन भी राज्यों ने उसको लागू किया तो वहाँ पर भी क्या था, कमियाँ थी, अच्छे से रन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे क्या था, सिस्टम में कमियाँ थी। तो अब उस सिस्टम की कमियों को सुधारने के लिए एक और कमेटी का गठन हुआ 1977 में, अशोक मेहता कमेटी का। अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का गठन का पर्पस क्या था कि जो पंचायत व्यवस्था है हमारे देश में, जो एक तरह से ना टूटी फूटी हालत में है, उसको फिर से क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, रिवाइटलाइज करना है। ठीक है, हालांकि एक जैसी व्यवस्था तो कहीं भी नहीं थी, लेकिन जहां पर जैसी भी थी वो भी अच्छे तरीके से नहीं थी। तो इस कमेटी का पर्पस क्या था, जो पंचायत व्यवस्था है जो अधमरी हालत में है उनको क्या करना है, एक तरह से उनमें जान डालनी है। तो इस कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने क्या सिफारिश की कि जो पंचायत व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए, 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। और अशोक मेहता कमेटी क्या कह रही है, ये क्या सुझाव है, इन्होंने ये सारे क्या है, सुझाव है। एग्जाम में क्या होता है, ईयर वाइज सीक्वेंस में जमाने के लिए आ जाता है कि आप इनका क्रम जमाइए। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, GV.K. राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनका क्या होगा कि इस कमेटी का गठन कब हुआ और इस कमेटी ने सुझाव क्या दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो 2 टियर सिस्टम इन्होंने क्या बोला कि 2 स्तरीय व्यवस्था जो है वो आपकी पंचायत में होनी चाहिए। अब आप देख लो, हम कह रहे ये ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होगी आपकी, हर एक गांव के अंदर होती है। ठीक है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई गांव है, ठीक है, वहां के जितने भी सदस्य हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स, आपका नाम मतदान सूची में है तो आप क्या हो जाओगे, उस ग्राम सभा के क्या हो जाओगे, सदस्य हो जाओगे। फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे वार्ड बने होते हैं, बोलते हैं ना, वार्ड पंच का चुनाव होता है रजिस्टर्ड वोटर्स के, आपका नाम मतदान सूची में है या नहीं है, आपके पास में इलेक्शन वोटर ID है या नहीं है। तो आप सब एक गांव के अंदर जो होती है उसको क्या बोलेंगे, हम ग्राम सभा बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या होते हैं, समय समय पर चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव होते क्या होते हैं, वार्ड पंच के चुनाव होते हैं कि इस वार्ड से वो खड़ा हुआ है, उस वार्ड से वो खड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो वार्ड पंच होंगे काफ़ी सारे एरिया वाइज, जैसे आपके शहर में होते हैं पार्षद होते हैं एरिया वाइज। ठीक है, वैसे ही गांव में भी क्या होता है, एरिया वाइज क्या होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं, या एक तो वो, और उन वार्ड के ऊपर कौन करता है आपका लीड, सरपंच। ठीक है, एक होता है सरपंच, वार्ड पंच और उसके ऊपर होगा आपका सरपंच। तो ये व्यवस्था आपकी कहाँ पर है, एक गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर। ठीक है, अब इसके ऊपर की व्यवस्था को हम बोलते हैं पंचायत समिति, यानी कि कुछ गांव मिलके क्या बनाते हैं, कहलाए जाते हैं पंचायत समिति कहलाए जाते हैं। जैसे कोई एक गांव है तो उस गांव को हमने क्या बोला है कि ये जो गांव है इसको, ये गांव पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक, उसको अंग्रेजी में ब्लॉक बोलेंगे, यानी कि उसके अधीन काफ़ी सारे गांव जो होते हैं वो होंगे। इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनका हेड वापस कौन होता है, आपका प्रधान, गांव में प्रधान और उप प्रधान। ठीक है, इनके इलेक्शन होते तब क्या होते हैं कि इनके अंडर में जितने भी ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभा से मेरा मतलब है एक गांव। ठीक है, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं वो सब क्या करती है, इनके मेंबर्स को क्या करेगी, वोट करेगी। फिर वो सब जीत जाते हैं, वो वापस उन्हीं में से किसी को प्रधान और किसी को उप प्रधान जो है वो बनाया जाता है। ठीक, और ये आपका आ जाता है जिला परिषद या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। फिर ये वाले वापस लोग जो है इनको वोट करते हैं। ठीक, तो ये पूरा क्या है, क्रम बना हुआ है।
ठीक है, जैसे उदयपुर जिले के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ऐसे होता है सिस्टम कि उदयपुर जिले के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें हैं, मान लीजिए इतनी ग्राम पंचायतें, उस एक ग्राम पंचायत के अंदर कितने गांव वापस आते हैं, तो सिस्टम पूरा ऐसे बना हुआ है। तो ये पूरा क्या होगा, 1, 2 और 3 टीयर सिस्टम की बात बोली बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उसी के ऑपोजिट अशोक मेहता कमेटी क्या कह रही है कि नहीं, 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक और होना चाहिए सिर्फ, उसको उन्होंने बोला मंडल पंचायत। बस मंडल पंचायत के अंदर क्या होंगे, 15 से 20 गांव होंगे, बहुत सारे, जिनकी जनसंख्या 15,000 से 20,000 तक की हो सकती है। बस इसके बाद इन्होंने किसी भी लेवल की बात जो है वो इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ 2 स्तर ही पंचायत के होने चाहिए। ये इस कमेटी का मेजर सुझाव था, ठीक। उसमें से ये कहते हैं कि जो जिला परिषद है, ये जो बॉडी होगी, इस बॉडी का मेन काम क्या होगा, प्लानिंग करना, जो भी प्रोग्राम है, जो भी नीतियाँ है, जो भी व्यवस्था है, उनकी क्या करना, प्लानिंग करना, रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ये बोलता है। और जो मंडल पंचायतें है वो क्या करेगी, जमीनी स्तर पर उस प्रोग्राम को लागू करेगी, सुचारू रूप से चलाएगी, ठीक। लिखो ना, लिख नहीं रहे हो? ठीक, पहली कमेटी ये दे दिया। इसी तरह की और कमेटी भी बनी, ठीक है, कि ये क्या होता है, कमेटी हर साल या कुछ टाइम के अंतराल में सुझाव देती जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि अच्छे से चीज़ें फिर भी रन नहीं कर पा रही है। तो क्या होता है, फिर कुछ समय बाद में एक नई कमेटी का गठन होता है, फिर वो कमेटी सुझाव दे रही है, ऐसे करते करते 4-5 कमेटियाँ बनी। अगली कमेटी कौन सी होगी आपकी, ठीक है, यही याद रखना, ऐसे आता है। इस कमेटी ने क्या बोला कि जो पंचायत के अंदर जो सिस्टम जो चला आ रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नौकरशाही बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो आपके पंचायत अच्छे से लोकल लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो सारा काम कौन देख रहा है, स्टेट अपनी मर्जी से देख रहा है। अब स्टेट में भी कौन, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, है ना, ऑफिसर्स कौन, आरएस ऑफिसर्स हैं, स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर्स हैं, वही सब क्या करते हैं, ऑर्डर देंगे, वही कंट्रोल करेंगे, वही रेगुलेट करेंगे, वही रिव्यू करेंगे, वही क्या इंस्पेक्शन करेंगे। तो सारा का सारा पावर एक तरह से क्या हो रहा है, पंचायत का वहाँ के लोगों के हाथ में न आके क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके वो सारा जो नौकरशाह है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके पास में सारा का सारा जो है वो पावर जा रहा है। तो इस कमेटी ने क्या करा है कि पंचायत के अंदर प्रशासनिक सुधार की बात करी कि पंचायत का जो प्रशासन है उसको सुधारने की हमें ज़रूरत है, ठीक। ये कमेटी ये कहती है। ये कमेटी कहती है कि जिला स्तर पे, जिला स्तर जो है, जिला लेवल पर जो जिला परिषद बना हुआ है, उनके पास, उनको पावर आप ज़्यादा दो, ठीक है। वो सारा प्लानिंग, कंट्रोल, ठीक है, सारे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम सबका सब किसको दो, आप जिला लेवल पर दो, ठीक है। उनको ये काम दो, स्टेट को मत दो, ये काम जो है वो आप उनको दो। उसके बाद
उन्हीं के प्लान को सिस्टमेटिकली क्या है निचले स्तर पर जो क्या है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक, ये कहता है ये वाली कमेटी कहती है कि जो जिला स्तरीय व्यवस्था है, जिला स्तर पे जो बना हुआ है लेवल, उसको ज़्यादा पावर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो कहता है कि अगर ऐसा रहा तो इससे क्या होगा कि प्लानिंग जो है वो अच्छे से हो पाएगी। ये इस कमेटी का मानना है कि जिला स्तर का जो लेवल है उस वहाँ पे जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा क्या करो, पावर दो। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए। इसका सुझाव जो है वो इन्होंने दिया। हाँ, हाँ, यानी कि इस बॉडी के पास में सारा का सारा पावर होना चाहिए कि वो क्या कर सके, सारे कामों का क्या कर सके, नियमन कर सके। तो इस कमेटी की मेजर सिफारिश क्या थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर को क्या करना चाहिए, देना चाहिए। वो ये कमेटी का ये मानना है। ठीक, अब ये कि कमियां तो फिर भी थी, इसके बाद भी सुझाव पे सुझाव आ रहे, लेकिन सिस्टम हाँ, जिला स्तरीय, जिला पर। ठीक है, अगली कमेटी लिखो, LM सिंघवी कमेटी। ठीक, ये कमेटी कहती है कि पंचायत जो है, पंचायत के लिए पंचायत सिस्टम को संवैधानिक दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। यानी कि पंचायत के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक भाग, एक अनुसूची मौजूद होनी चाहिए। तो वो कहती है कि पंचायत सिस्टम को एक संवैधानिक प्रारूप देने की आवश्यकता है। प्रारूप देने की आवश्यकता है। ठीक, ये 86 में इस कमेटी ने सुझाव दिया। ठीक है, कि ऐसे सिर्फ सिफारिश करने से कुछ नहीं होता है। जब तक संविधान के अंदर प्रॉपर पार्ट, प्रॉपर आर्टिकल्स, प्रॉपर प्रोविजन नहीं होंगे, तब तक नहीं लगता कि पंचायत सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा जो है उस सिस्टम को मिलना चाहिए। ठीक, इन्हीं की बात को मान के आगे चलकर सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने पंचायत अमेंडमेंट, पंचायत बिल को जो है वो पास संसद में पेश किया था। राजीव गांधी सरकार ने LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश की बात को समझ के, सुन के पहली बार 1989 में 64th संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायत बिल को सदन के अंदर रखवाया था, लेकिन वो किसी रीज़न से पास नहीं हो पाया। ठीक, तो पहली बार अगर बोला जाए कि पंचायत बिल को किस सरकार के ज़रिए रखा गया, तो ईयर है आपका 1989 और राजीव गांधी सरकार ने पहली बार जो है वो रखवाया था। ठीक, रखवाया था, पास नहीं हुआ था ना, पास नहीं हो पाया। अगर हाँ पास नहीं हो पाया तो इस बिल को क्या हुआ, अगली सरकार ने फिर से, अगली सरकार कौन थी इसके बाद आपके,
बताओ। वीपी सिंह गवर्नमेंट। उसके बाद वीपी सिंह सरकार ने जो है फिर से इस बिल को क्या है हाउस में रखवाया था। ठीक, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये बिल जो है वो आपका पास नहीं हो पाया था क्योंकि सरकार जो है वो गिर गई थी। ठीक, फिर तीसरी बार नरसिम्हा राव सरकार, नरसिंह राव सरकार के समय 1990 ये बिल को फिर से हाउस के अंदर इन्होंने रखवाया था कि पंचायत बिल को जो है वो फिर से रखवाना चाहिए। ठीक, 1990 के बाद जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई। ठीक है, उन्होंने इस बिल को रखवाया और वो बिल फाइनली कौन सा अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत राज सिस्टम जो है वो हमारे संविधान में ऐड हुआ। 73rd, कंफ्यूजन, गलत, हाँ नहीं, सही कर लो, करेक्ट कर लो। हाँ, ठीक, तो यहां से क्या हुआ कि अब से पंचायत जो है उनको क्या है, एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक है, अब ये कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके प्रभाव क्या होंगे कि ऐसा करने से क्या हुआ। पहला प्रभाव कि जो पंचायत सिस्टम है उसको क्या मिल गया है, संवैधानिक दर्जा मिल गया है अब। ठीक, इसके प्रभाव में आते ही जो आपका आर्टिकल 40 है जो पंचायत की बात कहता है उसको एक तरह से क्या मिल गई, आधिकारिक मान्यता मिल गई। ठीक है, आर्टिकल 40 के अंदर बोला गया है कि गांवों के अंदर जो है वो पंचायत सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इस अमेंडमेंट के आते से ही क्या हुआ, ये एक तरह से इफेक्टिव हो गया प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकली ये आर्टिकल 40 क्या है, अमल में आ गया। अभी तक क्या था, सिर्फ थ्योरेटिकल था। आर्टिकल 40 में बात बोली गई थी लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो क्या है उसको लागू नहीं किया था। लेकिन अब से क्योंकि हम एक बिल लेकर आ गए हैं और इसके अंदर सारी बातें हैं, एक्ट बन गया है और पूरे देश में जो है वो सभी जगह पंचायत सिस्टम जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक, तीसरा, पंचायत सिस्टम को इस अमेंडमेंट के थ्रू भाग 9 के अंदर इसको जोड़ा गया। भाग 9 के अंदर आपका क्या है, पंचायत सिस्टम। ठीक, और शेड्यूल 11वीं अनुसूची जो है वो आपकी पंचायत के लिए अलग से ऐड की गई। और इस एक्ट के अंदर 73rd अमेंडमेंट से ये चेंज हुए। क्या क्या चेंज हुए, संविधान में अलग से एक भाग 9 के अंदर पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को हमने जोड़ा। संशोधन से क्या होता है, संविधान में चेंज, संविधान में बदलाव कर रहे हैं ना, संविधान के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। तो 11th शेड्यूल जो है वो 11वीं अनुसूची को हमने क्या किया, जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में आपके क्या है, नगरीय व्यवस्था। ठीक है, पांचवा, ये जो एक्ट आया, कानून बन गया, अब ये फाइनल पंचायत एक्ट बन गया। ठीक, इसमें दो बातें कही गई।
कि इसके अंदर दो तरह के प्रावधान किए गए। पहला कंपल्सरी प्रोविजन और दूसरा वॉलेंटरी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यानी कि कुछ प्रावधान तो ऐसे थे जो सभी स्टेट को कंपल्शन है, कंपल्सरी उनके लिए, उनको मानना ही मानना है, और कुछ ऐसे प्रावधान थे वो सभी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया कि आप चाहे तो ये पावर आप अपने राज्यों की पंचायत को दो, आप नहीं चाहो तो आप नहीं दे सकते हो। तो दो तरह के प्रावधान है, कंपल्सरी और दूसरा वॉलेंटरी। हाँ, ये बोल सकते हो। वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक है ना। अब ये कि इस एक्ट में क्या क्या बातें बोली गई, ठीक, हेडिंग डालो, प्रमुख विशेषताएं, फीचर्स। प्रमुख विशेषताएं इस एक्ट की, कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें बोली गई, ठीक। पहली बात ये बोली गई कि पूरे देश में सभी राज्यों में समान रूप से 3 त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होगी। 3 टियर व्यवस्था जो है वो लागू होगी। 3 टियर में क्या हो गया आपका, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक। तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो है वो आपके पूरे देश में लागू होगी। हाँ, हो सकता है हर स्टेट में उन तीनों का नाम अलग अलग हो, जैसे उसको राजस्थान में किसी और नाम से बुलाते हैं, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में किसी और नाम से बुलाए, लेकिन टियर कितने होंगे, लेवल कितने होंगे, 3 होंगे सभी स्टेट में। पहली बात। दूसरी बात, ग्राम सभा। हर एक राज्य में क्या होगा, लोकल लेवल पर क्या होगी, ग्राम सभा होगी, ठीक है। ग्राम सभा से क्या मतलब है, वहां के रजिस्टर्ड वोटर, यानी कि वहां के रहने वाले लोगों का मतदान सूची में नाम, ठीक, ये होना चाहिए। तीसरा, सदस्यों का चुनाव। हमने देखा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। अब इनके इलेक्शन कैसे होंगे, तो इनकी इलेक्शन की बात कही गई। इन्होंने कहा है कि तीनों लेवल के जो मेंबर का जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट रूप से होगा, ठीक है। हर लेवल पे क्या होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, फिर क्या होता है, उनके ऊपर अपना एक हेड होता है, ऐसे ही होता है। जैसे लेवल 1 पर क्या होगा, सारे वार्ड पंच होंगे पहले, फिर उनका मुखिया कौन होगा, सरपंच होगा। उसी तरह लेवल 2 पे क्या होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे कुछ, उनका हेड होगा प्रधान और उप प्रधान। जिला स्तर पर भी क्या होगा, कुछ उनके मेंबर होंगे और उनका हेड होगा आपका जिला प्रमुख, जिला प्रभारी, जो भी, ठीक, ये होगा। तो अब क्या होगा, एक तरफ तो सदस्य, एक तरफ उनके हेड। तो इन तीनों लेवल के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जो क्या है आपका प्रत्यक्ष रूप से होगा। और वोट कौन करेगा, वहां के लोग वोट करेंगे, ठीक। ग्राम सभा में जब वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव है तो कौन वोट करेगा, उस गांव के रहने वाले लोग करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि पंचायत समिति का मतलब है कि उस पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं। तो जब पंचायत समिति का चुनाव होगा, ठीक है, तो वहां पे वोट कौन करेंगे, उस पंचायत समिति के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं वहां के लोग उनको क्या करेंगे, वोट करेंगे। किसको करेंगे, हाँ, सदस्यों को वोट करेंगे, पंचायत समिति के सदस्यों को वोट करेंगे।
उस पंचायत समिति के अंदर जितने भी गांव आते हैं वहां के लोग। देखो कंफ्यूज हो रहे हो। देखो लेवल 1 पर क्या होंगे आपके, एक तो वार्ड पंच होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, एक गांव है पूरा और वहां पे अलग अलग एरिया वाइज जो है वो खड़े होंगे इलेक्शन के लिए। गांव में जैसे आपके होता है ना, सिटी में होता है पार्षद होते हैं, आपका वार्ड नंबर 40 है, 50 है, 45 है, तो क्या होगा, अलग अलग वार्ड के लोग होते हैं, तो वो वाले वार्ड वाले क्या होते हैं, उस पर्सन को क्या करते हैं, वोट करते हैं, ठीक। फिर उनके ऊपर कौन उनको लीड करता है, मेयर करता है। तो वैसे ही, हाँ, महापौर। तो वैसे ही गाँवों में क्या होता है, एक गाँव की बात हो रही है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर गाँव की बात हो रही है। उसी तरह गांव के अंदर भी क्या होंगे, आपके अलग अलग वार्ड पंच, वार्ड्स बने होंगे, ठीक है। उस एरिया के वार्ड को ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो वहाँ से लोग खड़े होते हैं, पहले उनके लिए चुनाव होंगे, ठीक। फिर क्या होगा, इन सब का मुखिया कौन होगा, आपका सरपंच। फिर जो लोग हैं वो सरपंच के लिए भी चुनाव करेंगे। तो गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर क्या होगा, आपका वार्ड पंच प्लस सरपंच, ये दोनों जो है ये क्या करेंगे, आपके एक ग्राम सभा को लीड करते हैं। हाँ, गांव में ऐसा होता है कि वार्ड पंच के लिए भी वोट करते हैं और सरपंच के लिए भी वोट करते हैं अपन, ठीक। ये हुआ आपका, हाँ, वार्ड पंच के ऊपर कौन होगा, आपका सरपंच होगा, प्रमुख, गांव का हेड मतलब, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामीण स्तर पर। अब क्या होगा, बहुत सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं, एक पंचायत समिति बनाते हैं। जैसे कोई एक गांव है, ठीक है, कोई एक गांव है, बड़ा गांव है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गांव है, आसपास के गांव है, ठीक है। तो उस गांव को हमने बोल दिया, जैसे कोई भी गांव है कि ए गांव, हमने बोल दिया कि ये गांव क्या है, पंचायत समिति है। मतलब क्या है, वहाँ पे पंचायत समिति है, वहाँ पे पंचायत समिति के सदस्य बैठते हैं, ठीक है। तो एक पंचायत समिति के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ग्राम सभाएं आती है, ठीक। तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक पंचायत समिति के अंदर भी काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, ठीक है। और उनका प्रमुख कौन होता है, प्रधान, और प्रधान के नीचे कौन होगा, आपका उप प्रधान, ठीक। तो वहाँ के पंचायत समिति के सदस्यों का भी क्या होता है, आपके चुनाव होता है। तो उनको वोट कौन करेगा, उस पंचायत समिति के अंदर जितनी भी ग्राम सभाएं आती है, ग्राम सभा यानी कि जितने भी गांव आते हैं, वहाँ के सारे लोग क्या करेंगे, उनको वोट करेंगे, ठीक है। हाँ, वो सारे लोग क्या करेंगे, उनको वोट करेंगे, ठीक। फिर जब पंचायत समिति के सदस्य चुन लिए जाएंगे तो उन्हीं में से वो लोग वापस अपने प्रधान के लिए वोट करते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है कि तीनों लेवल पर जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनका चुनाव जो क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। वार्ड पंच का चुनाव डायरेक्ट लोग वोट कर रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट लोग कर रहे हैं, और जिला परिषद के जो लोग हैं उस गांव के अंदर जितने भी, वो सब भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वोट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या, हाँ हाँ, जिला प्रमुख, मेंबर, बीडीओ तो यहाँ बैठता है, ब्लॉक पंचायत समिति, किसके नीचे, उप प्रधान, किसके नीचे, हाँ, सरपंच, वार्ड पंच, ठीक। ऊपर हो गया प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, ठीक है। सदस्य सुनो, ग्राम सभा में क्या हो गया, वार्ड पंच हो गए सारे, ठीक है, और सरपंच हो गया। ऊपर आपके पंचायत समिति में क्या हो गए, पंचायत समिति के सदस्य, और आपके क्या हो गया, प्रधान, उप प्रधान हो गया। और इन्हीं के बराबरी में एक राजस्थान लेवल का ऑफिसर बैठता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ बैठता है। सोचो, एक तरफ तो क्या है, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बैठ रहा है, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को पास करके आया हुआ बंदा जो है वो बैठता है, समझ रहे हो, ठीक। गांव में एक तरफ तो सरपंच है, ठीक है, दूसरी तरफ आपने सुना होगा ग्राम सेवक अधिकारी, सुना, तो वो बैठते हैं।
ठीक है। तो ये देखो, एक तरफ तो क्या है, लोगों द्वारा चुने हुए लोग, और इन्हीं के बराबरी में एक तरफ कौन बैठता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम के थ्रू पास किया हुआ बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो पंचायत समिति लेवल पर बैठता है, लेवल 2 पर बैठता है जो, ठीक है। और उसी के बराबरी कौन बैठा है इधर, आपका प्रधान और उप प्रधान, जिनको लोगों ने चुना है, ठीक। और ऊपर आपके क्या है, जिला प्रमुख, ठीक है। इनको भी क्या है, सभी लोगों ने इनको वोट किया है वो, और इनके बराबरी में एक आईएएस ऑफिसर बैठता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह है, यहाँ की सीईओ वगैरह होते हैं, वो कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बराबरी में कौन बैठता है, एक आईएएस ऑफिसर। तो यानी कि देखो, जो ये पंचायत होता भी है और नहीं भी होता, ये डिपेंड करता है, अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो, ठीक। तो देखो, पंचायत व्यवस्था 3 स्तरीय व्यवस्था है। एक हाथ की तरफ आप देखोगे लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर और वहां के हेड, और दूसरी साइड में क्या है, राज्य सरकार के एग्जाम के थ्रू पास किया हुआ बंदा जो है वो बैठता है। काम क्या होता है, दोनों का व्यवस्था में कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, ठीक, समझ में आया। तो तीसरी बात क्या, फीचर क्या है इस एक्ट का, कि तीनों स्तर के जो सदस्य का जो चुनाव है वो क्या होगा, आपके डायरेक्ट रूप से होगा, ठीक। सदस्यों के चुनाव की बात कर रही हूं मैं। सदस्य कौन हो गए, ग्राम लेवल पे वार्ड पंच, और पंचायत समिति पे क्या हो गए, वहां के कमेटी सदस्य, ठीक। और उसी तरह ऊपर जिला प्रमुख स्तर पे क्या हो गए, आपके कौन हो गए, वहां के मेंबर हो गए, ठीक। मेंबर की बात, अब बात होती है इनके चेयरमैन। ग्राम सभा, ग्रामीण स्तर पर कौन हो गया इनका चेयरमैन, सरपंच हो गया एक तो। पंचायत समिति में कौन हो गया आपका, प्रधान, उप प्रधान हो गया, और जिला स्तर पे क्या हो गया आपका, जिला प्रमुख हो गया, ठीक है। तो अब जिला प्रमुख और प्रधान, इन दोनों का चुनाव जो क्या है वो आपका इनडायरेक्ट रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक। और प्रधान और जिला प्रमुख, इनका चुनाव जो क्या है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और अप्रत्यक्ष कौन, वो वहां के जो मेंबर हैं जिनको हमने वोट किया है, वो वापस क्या करेंगे, उनको वोट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, वहां के चेयरमैन का चुनाव जो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक। लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के अंदर का जो हेड कौन है, आपका सरपंच, इसका चुनाव या तो डायरेक्ट रूप से भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट रूप से भी इनका चुनाव किया जा सकता है। और ये करने का अधिकार आपका किसके पास है, उस राज्य की राज्य सरकार के पास है। और हमारे यहाँ वो चुनाव कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। हम सरपंच में इलेक्शन में डायरेक्ट रूप से हम वोट करते हैं, ठीक। ये व्यवस्था इस एक्ट के अंदर कही गई है कि लेवल 2 और लेवल 3 के जो प्रमुख है उनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा, लेकिन लेवल 1 का जो हेड है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर है वो किस तरह से चुनाव जो है वो करवाना चाहती है, ठीक। लिख लो, लेवल 1 का जो अध्यक्ष है कौन है, आपका सरपंच। इसका चुनाव जो क्या है वहां की राज्य सरकारों के ऊपर है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है वो कंडक्ट करवा सकती है, ठीक। अब ये कि हमने देखा कि मेंबर हैं, चेयरमैन है, तो पंचायत के अंदर कितना रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है, बताना। है ना, रिजर्वेशन तो है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। देखो, पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट के अंदर रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है, रिजर्वेशन नहीं दिया गया। आप सोचो, मतलब कितना विरोधाभास है हमारे सिस्टम में। कई बार इस पर बात की गई और कई बार इसके लिए बिल लाया गया, कई बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बात की। अभी फिर से बात उठी है कि हम लोकसभा के अंदर महिलाओं को आरक्षण देंगे चुनाव लड़ने के लिए, कि इतने प्रतिशत जो सीट है वो उन पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं बैठेगी।
तो पंचायत में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितने बात की, 1/3 इलेक्शन की बात की, 1/3 रिजर्वेशन की बात की है। 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित की गई है कि इतने सीट्स पर जो है वो महिलाएं ही बैठेगी। ठीक है, मेंबर हो सकती है, सरपंच भी हो सकती है। पूरे पंचायत स्तर पर जो क्या है 1/3 सदस्य जो होंगे वो आपके क्या होंगे, महिलाएं होंगी। तो आरक्षण कितना परसेंट है, 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? उनको खड़ा किया जाता है, जैसे सीट कि इस सीट पर क्या है महिला आरक्षित है, तो वहां से जो उम्मीदवार है जो आपका महिला ही खड़ा होता है, महिला ही खड़ी होती है, सॉरी, समझ रहे हो? वो जीतते ही हैं, बिल्कुल जीतते हैं, जीतते हैं। वो नहीं जीतते तो छोड़ो आप, है ना। लेकिन हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब ये कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, टेन्योर कितना होगा बताओ, 5 साल। ठीक है, नॉर्मल जितना आपका लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर है उतना ही क्या है एक पंचायत का कार्यकाल होगा। ठीक है, 5 साल जो है एक पंचायत का कार्यकाल होगा। लेकिन अगर उनको समय से पहले भी जो क्या है पंचायत रद्द की जा सकती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, लोकसभा और विधानसभाएं को भंग किया जा सकता है, वैसे ही अगर लगता है कि नहीं काम नहीं चल रहा है तो समय से पूर्व भी उन पर क्या किया जा सकता है, उस पंचायत को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो सामान्य पीरियड में, सामान्य परिस्थिति में क्या होगा, 5 साल तक आप रन करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए पहले ही आपको नई पंचायत बनानी पड़ रही है, ठीक है, तो अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करवाने होंगे, फिर से पंचायत के इलेक्शन करवाने होंगे। ठीक, जैसे मान लो पंचायत जो है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खत्म हो गई पुरानी पंचायत, और अब मान लीजिए उसका टाइम पूरा होने, उसका समय कम, 5 साल पूरे होने में 6 साल से कम, 5 वर्ष से मतलब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। जैसे मान लो 5 वर्ष तक टेन्योर है, लेकिन जैसे मान लो पंचायत जो है वो पुरानी वाली जो पंचायत है वो क्या हो गई, भंग हो गई, और अब जो समय बचा है वो समय अगर 6 महीने से कम बचा है तो क्या होगा, नए चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर वो अवधि 5 साल पूरा होने में 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा है तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन जो है वो आपको करवाने होंगे। अगर 6 माह से कम समय अवधि बची है तो नए चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर 5 साल पूरा होने में 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बचा है तो क्या होगा, वहाँ पे नए सिरे से आपके क्या होंगे, चुनाव होंगे। नेक्स्ट बात क्या बोली गई है इस एक्ट में कि पंचायत के इलेक्शन को करवाने के लिए राज्य के अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका काम क्या होगा, पंचायत में सीटों का वितरण, है ना, पोलिंग करवाना, इलेक्शन करवाना, तारीखें घोषित करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, जो गणनाएं होती है, इलेक्शन काउंटिंग होती है, वो सारा प्रोसेस। तो स्टेट के अंदर क्या होगा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन होगा जिसका काम क्या होगा, पंचायत के इलेक्शन को सुचारू रूप से कंडक्ट करवाना, मतदान सूची तैयार करवाना। ऐसा होता है कि इलेक्शन जब आने वाले होते हैं तो क्या होगा, आपके घर के बाहर एक लिस्ट आती है
कि आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हो वोटर लिस्ट में, पूछा जाता है ना, या आप अपना वोटर आईडी में अगर कुछ गलती है तो करवाना चाहते हो, ऐड करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, तो ये सारा काम करने के लिए क्या होगा, पंचायत के इलेक्शन के लिए एक स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो क्या होगा, गठन होगा। पंचायत के चुनाव को करवाना, उसमें सभी सारी चीज़ें शामिल हो जाएगी आपको। मतदान सूची तैयार करवाना, गणना करवाना, काउंटिंग करवाना, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इस एक्ट में कि हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंदर हमने देखा था, 280 के अंदर हमने देखा था कि राष्ट्रपति जो है वो एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है और उसका कार्यकाल कितना होगा, 5-5 साल का होगा। उसका काम क्या होगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो भी पैसे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसको क्या करना, बांटना, एक्सपेंडिचर को एक तरह से देखना कि भाई कितना टैक्स जो है वो आपका स्टेट के खाते में जाएगा, कितना टैक्स जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ये सारा काम क्या रहता है, फाइनेंस कमीशन का रहेगा। उसी तरह से पंचायत एक्ट में ये बोला गया कि पंचायत के खर्चों को देखने के लिए राज्य के अंदर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन भी जो है वो किया जाएगा। लिखो, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाएगा, इस एक्ट में कहा गया है। राज्य वित्त आयोग, और इसका गठन जो है वो कौन करेगा, राज्यपाल, गवर्नर, और इसका कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक। इसका काम क्या है, पंचायत के खर्च को देखना। राज्य गठन करेगा, जैसे सेंट्रल में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट करता है गठन, वैसे ही स्टेट के अंदर कौन करेगा, आपका गवर्नर करेगा। इसका काम क्या है कि राज्य सरकार स्टेट और वहाँ के अंदर उस राज्य के अंदर जितने भी पंचायतें हैं, ठीक है, उनके अंदर टैक्स है ना, टैक्स कर हो गया, फी हो गया, किसी भी तरह का पैसा है उसका वितरण कैसे होगा, ठीक है। पैसों के वितरण को देखने का काम क्या होगा, आपके वित्त आयोग का होगा, ठीक। एक्सपेंडिचर को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजन, कि कितना पैसा, कितना फंड पंचायत को राज्य सरकार से मिलना चाहिए, है ना, कितना % टैक्स जो है वो आपकी पंचायत ले सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पैसों का जो है वो क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पंचायत को कभी कभी फंड की ज़रूरत होती है, तो उनको कितना फंड देना है, तो वो सब डिसाइड करने का पावर किसके पास है, आपका राज्य वित्त आयोग के पास में। और ये गठित कौन करता है, राज्यपाल करेगा 5-5 साल के लिए, हर 5 साल में नया गठन होगा, ठीक। ये है कि इस एक्ट के अंदर ये सारी बातें जो है वो आपके कही गई है, ठीक है। अगला हमने देखा कि इस एक्ट ने ये कहा है कि 2 तरह के प्रावधान किए हैं, कंपलसरी प्रावधान और दूसरे वॉलेंटरी। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कंपलसरी रूप से राज्यों को जो है वो मानने हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि पंचायत के अंदर, ठीक है, 11th शेड्यूल के अंदर 29 मैटर जो है वो सौंपे गए हैं पंचायतों को, हमने देखा था। और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर कितने, 18 मैटर, ठीक है। तो यानी कि 29 मैटर्स जो है उसमें काफ़ी सारे मैटर है, योजनाएं, नीतियाँ, है ना, लोकल जो आपका प्रशासन होता है, पानी वगैरह, वो सब जो है वो आपका पंचायत उसको हैंडल करती है। तो अब ये कि कंपलसरी प्रोविजन, वो ऐच्छिक नहीं थे बाबा, वो जो पंचायत एक्ट है उसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई है हमने वो देखी है। हाँ, तो उसके अंदर एक विशेषता ये थी कि कुछ प्रोविजन को क्या किया है, कंपलसरी क्या है,
कुछ को क्या किया है हमने, वॉलेंटरी किया है। तो अब अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिन्हें कंपलसरी रूप से लागू करना ही करना है वहां की राज्य सरकारों को। ठीक, क्या प्रोविजन है? पहला, पहला ये कि त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो आपको लागू करनी होगी। ठीक है, इलेक्शन लड़ने की एज 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत में। ठीक, हर गांव में एक ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ठीक, लिखो 4th पॉइंट, तीनों स्तर पर सीटों के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, जो हमने एक्ट में भी देखा। तीनों स्तर पर सदस्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर मेंबर्स एट ऑल 3 लेवल। तीनों स्तर पर, तीनों लेवल पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी के लिए क्या होंगे, रिजर्वेशन की बात कही गई है तीनों लेवल पर। ठीक है, ओबीसी के लिए बात नहीं कही गई है। वो बात किस पर, राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है कि आप चाहो तो पंचायत में ओबीसी को रिजर्वेशन दो, आप नहीं चाहो तो मत दो। लेकिन कंपलसरी रूप से किसको दिया गया है, एससी, एसटी और महिलाएं, तीनों को कंपलसरी, ये कंपलसरी प्रावधान के अंदर आएगा कि सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। ठीक, एससी और एसटी के लिए तीनों लेवल पर जो क्या होगा, आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा। और ये रिजर्वेशन किसके लिए, सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए, मेंबर के लिए भी हो सकता है और मेंबर के लिए भी है, और सरपंच, प्रधान और प्रमुख, उन सब के लिए भी मौजूद है। ठीक, अगला कि तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात। ठीक, ये सारे प्रोविजन क्या है, कंपलसरी है। एससी और एसटी के लिए कंपलसरी रूप से रिजर्वेशन की बात बोली गई है, कंपलसरी। लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन की बात कंपलसरी नहीं बोली गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर छोड़ा गया है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका वॉलेंटरी प्रावधान के अंदर आ जाएगा, वो अपन देखेंगे अभी। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना। देखा अभी, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के इलेक्शन करवाता है। अगला, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, ये अब आपका आ जाएगा वॉलेंटरी प्रावधान कि ऐसे कौन से प्रावधान है जो ऐच्छिक है, कि यानी कि वहाँ की राज्य सरकारें दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, वो उन राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो उसमें से सबसे पहला आ जाएगा आपका कि शक्तियों का वितरण, है ना, टैक्स लगाने का पावर, कि राज्य सरकारें चाहे उन्हीं चीज़ों पर जो है वहाँ की पंचायत है टैक्स लगा सकती है। ठीक, इसमें लिखो जैसे टैक्स लगाने का पावर, है ना, पंचायतों के पास नहीं है टैक्स लगाने का पावर, है ना, वो क्या करता है, छोटा मोटा जो होता है वही लेता है। लेकिन वो चाहे कि भाई इस पर भी, वो चाहे राज्य सरकार चाहे कि ये सारा का सारा काम जो है वो पंचायत को ऊपर सौंप दे, तो टैक्स लगाने की छूट ये अभी तक क्या है, राज्य सरकारों ने क्या है पंचायत को कहीं दी है, कहीं नहीं दी है। रीज़न क्या है इसका, पावर्स। वो चाहती कि अगर हम ये सारा काम पंचायत को दे देंगे तो फिर हमारे पास, हमारे हाथ में क्या आएगा, और कोई भी अपने पावर को देना नहीं चाहता है। ठीक, इसमें लिखो
सबसे पहले लिखो राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, टैक्स, कॉमा शुल्क, फीस आदि को पंचायत को अधिकृत करना। टैक्स और फीस लगाने का पावर पंचायत को देना। ये किसके पास है? ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक। पंचायतों के पास ये पावर नहीं है। दूसरा पॉइंट, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना। हमने देखा एससी और एसटी के लिए तो क्या कहा गया, एक्ट में बोला गया कि तीनों स्तर पर सदस्य और अध्यक्ष दोनों के लिए क्या होगा, आरक्षण जो है वो जरूरी रूप से मौजूद रहेगा। लेकिन ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण देना नहीं देना वो क्या है, वहां की राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा, ठीक। अगला, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, फाइनेंशियल पावर देना। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना। ठीक, ये सारे आपके प्रोविजन क्या हो गए, वॉलेंटरी प्रोविजन जो है आपके हो गए, ठीक। कुछ पावर जो है, देखो जहाँ जहाँ पर भी पैसे पावर की बात हो रही, वो पावर्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पंचायत को जो है वो नहीं दिए हैं, ठीक है। पंचायत के अंदर जो आर्टिकल है वो आपके आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ठीक। यानी कि 243, 243 ए, बी, सी, डी और अप टू ओ तक है, ठीक। और 243 ओ से लगा के 243 जेड तक जो है वो आपके क्या है, नगरीय व्यवस्था, ठीक। ये क्या हुआ, आपका पंचायत एक्ट हुआ, टेक्स 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ये सारी बातें कही गई। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन चीज़ है, ये है कि ये सारे इस पूरे एक्ट के जितने भी ये प्रावधान है, ये सारे प्रावधान जो है वो आपके शेड्यूल 5 और 6, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंदर जितने भी राज्य आते हैं वहाँ पर ये सारे के सारे प्रावधान एज इट इज़ लागू नहीं होते हैं। अनुसूची 5 के अंदर कौन से राज्य आते हैं आपके, अनुसूची 6 के अंदर बताओ, आप अनुसूची 6 के अंदर बताओ। हाँ हाँ, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर नहीं है, मेघालय, ठीक है। ये चारों स्टेट तो आपके कौन से आएंगे, अनुसूची 6 के अंदर आएंगे, ठीक है। और अनुसूची 5 के अंदर आपके कितने हैं, शेड्यूल एरिया आपके कितने हैं अभी, 10 आपके टोटल क्या है, शेड्यूल एरिया है, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये सारे क्या है आपके शेड्यूल एरिया है, ठीक है। 10 आपके शेड्यूल लिखो इसमें आप, पहले लिखो कि पंचायत एक्ट के ये सारे प्रावधान जो है वो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के राज्यों पर लागू नहीं होती है। पंचायत एक्ट जो है, ठीक है, इसके ये जो प्रावधान है
ये आपके अनुसूची 5 और 6 के राज्यों में लागू नहीं होती है। ठीक, शेड्यूल 5 के अंदर जो है सॉरी शेड्यूल 5 के अंदर आपके कितने टोटल शेड्यूल एरियाज हैं? 10 आपके क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है। हमने क्यों उनको शेड्यूल एरिया बोला है? क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या है वो क्या है, आपके आदिवासी है। ठीक है, इसलिए हमने उस पूरे के राजस्थान क्या है, शेड्यूल एरिया है पूरा, है ना। शेड्यूल एरिया का मतलब कि वहाँ पर अधिकतर जो आपकी जनसंख्या है वो क्या है, आदिवासी है। मीणा हो गई, गरासिया, ये सारे क्या है, ट्राइब्स, शेड्यूल एरियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 5 के अंदर कितने शेड्यूल एरियाज है? 10। कौन कौन से हैं, नाम लिखो। जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, गलत बोला था, नहीं जम्मू कश्मीर हो ही नहीं सकता। लिखो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट है उड़ीसा। ये सारे क्या है, आपके शेड्यूल एरियाज। ये आपके कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 5 के अंदर ये मौजूद है। और अनुसूची 6 के अंदर आपके कौन से एरिया है? 4 एरिया है। कौन कौन से, नाम लिख लो। हाँ, तो अनुसूची 5 के अंदर जो है ये शेड्यूल एरियाज कितने हैं आपके? 10। तो इनके ऊपर जो है वो क्या है, आपके पंचायत वाले एक्ट के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते। ठीक है, तो अब कैसे लागू होते हैं? तो वो क्या है, वो थोड़े से अलग तरीके से लागू होते हैं। उसके लिए एक नया एक्ट लाए गए थे, उनका नाम है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट, PESA। ठीक है, हेडिंग डालो इसमें, पैसा अधिनियम। पैसा अधिनियम इस एक्ट का नाम है, पैसा अधिनियम, ब्रैकेट में विस्तार अधिनियम 1996। पैसा एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया है? इस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो पंचायत एक्ट 73rd अमेंडमेंट से लाया गया है, उसके जितने भी प्रावधान है, वो सारे के सारे प्रावधान, ये जितने भी स्टेट के नाम अपन ने लिए हैं, यहाँ की जो ग्राम सभा है वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, अपनी वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उन सारे प्रावधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। एज इट इज़ वो लागू नहीं होंगे। मतलब क्या करेंगे कि वहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं, वहाँ की ग्राम सभाएं और वहाँ के लोगों की डिमांड के अनुसार हम क्या करेंगे, इन एक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इस एक्ट के सारे प्रावधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। एज इट इज लागू नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपकी ग्राम सभा है वो क्या होगी, पावरफुल होगी। सबसे ज़्यादा किसमें, इन एरियाज में। ठीक है, 10 तो आपके ये एरिया हो गए और बाकी आपके क्या हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स के ये वाले एरिया। ठीक है, या इन सब में क्या होगा, वहाँ की जो ग्राम सभा है, जो एकदम ज़मीनी स्तर पर जो बॉडी है, वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, पावरफुल होगी। अब पावरफुल से मेरा क्या मतलब है कि जो भी पॉलिसी वहाँ पे लागू होगी, जो भी वहाँ पे ना कोई भी मान लीजिए कोई योजनाएं लेके आ रहे हैं, कोई भी
योजना ला रहे हैं, कोई नया सिस्टम ला रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वहाँ की ग्राम सभा की परमिशन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की ग्राम सभा को थोड़ा सा कान में डालना होगा कि हम ये आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप इससे सहमत हैं। वो स्टडी मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्राम सभा नीचे वाली बॉडी सबसे ज़्यादा क्या है, आपकी पावरफुल होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई गांव का एरिया है, वहाँ पे जैसे कोई माइंस का एरिया है ना, तो वहाँ पे अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, ठीक है, आपको वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, वहाँ की ग्राम सभा से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, एनओसी। सुना है कि नाम सुना होगा आपने। जैसे कोई ज़मीन होती है तो वहाँ पे वहाँ की ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से आपको क्या लेना होगा, ये सर्टिफिकेट लेना होगा कि हाँ वहाँ की ग्राम सभा पंचायत को क्या है, आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे क्या है कि हर महीने में वहाँ की ग्राम सभा जो क्या है वो पावरफुल हो जाएगी। तो बस ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये सारे जो एरिया है वो क्या है, शेड्यूल एरिया है, यानी कि जनजातियों के एरिया है ना, आदिवासियों के एरिया है। और हाँ, और उन्हें ऐसा ना लगे कि हम पिछड़े हैं, तो बाहर वाले लोग हैं ना, शहर वाले लोग आकर, है ना, पढ़े लिखे लोग आकर हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर हथियार रहे हैं, है ना। तो ये उन्हें किसी भी तरह से लगना नहीं चाहिए, पहला तो ये। और दूसरा जो क्या है कि वहाँ की डिमांड, इन एरियाज़ की क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। अब मैक्सिमम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, तो क्या है, आदिवासी गाँव में रहेंगे, जंगल में रहेंगे। तो अब देखो हम वहाँ पे कोई भी योजना कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी एक नहर भी लेकर आ रहे हैं उस गांव से, तो अब हमें वहाँ के लोग, जो ज़्यादातर लोग गांव या जंगल के आसपास रहते हैं, तो हमें वहाँ की ग्राम पंचायत से परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि आपके लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है, ढाणियों में, आपने सुना होगा गांव के अंदर सिस्टम है, पहाड़ों पे लोग रहते हैं। अब मान लीजिए आप वहाँ पे कोई पुल का निर्माण कर रहे हो, रोड बना रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ के लोगों को हटाना तो पड़ेगा। अब अधिकतर लोग वहाँ पे रहते ही जंगल के आसपास है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, सबसे पहले वहाँ के लोगों की और वहाँ की पंचायत की परमिशन की आवश्यकता हमें होती है। तो इन सारे एरियाज़ में क्या है, एज इट इज़ पंचायत एक्ट लागू नहीं होता है। देखो हमने कितना लीनियंट इस सिस्टम को अपनाया है कि हम लोकल लेवल पर प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन हम उन एरियाज़ का भी ध्यान रखेंगे जहाँ पे जनजाति ज़्यादा है ना, SC STs जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ट्राइब्स जो है वो ज़्यादा रहती है। अब देखो ये वाले ATM है ना, असम के अंदर है, त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम, और आपके क्या हो गया, मेघालय। यहाँ पर तो क्या है, अधिकतम जो है वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल जंगल में, पहाड़ों पर। तो अब उनकी डिमांड है ना, वहाँ के बिल्कुल पास में जो सटा हुआ शहर होगा उससे कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जैसे उदयपुर है, उदयपुर के पास मान लो कोई गांव है, भले हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास वाला जो गांव है वहाँ के लोगों की डिमांड हमसे कहीं गुना ज़्यादा अलग होगी, ठीक है। वो हो सकता है आज भी जंगल के आइटम्स पे सरवाइव कर रहे हो, वो हो सकता है आज भी जंगल के रास्ते से होके शॉर्ट रास्ते से जा रहे हो, वो हो सकता है वो आज भी कुएं से पानी निकाल रहे हो, बोरवेल नहीं हो। तो फिर हमें उनकी बात को ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने क्या है, पैसा एक्ट को लागू किया है, ठीक। तो ये आपका पंचायत आज कंप्लीट हुआ।